दोस्तों YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप सब कैसे हो, अच्छे होंगे इसी कामना के साथ में आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, आप सब के लिए है। क्योंकि जितने भी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचर की कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है दोस्तों कि शिक्षण विधियाँ लगभग सभी में आती हैं। तो हम आज संस्कृत की शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पर जा सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों छोटा सा काम है, अभी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों तो व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं उसी विषय में हम बात करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न वहां से आ सकते हैं वो सारी बात आपको इसमें हम बताने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहेगा और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों उदाहरणों के माध्यम से आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे, जैसे व्याकरण शिक्षण की विधियों की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण जो है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात पहले करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम बताते हैं कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसमें आपको बता देते हैं कि बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, ठीक है ना, यानी कि जो बालक हैं उनको भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, ये हमारे व्याकरण शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा बालकों को शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान करवाना, बिल्कुल, यानी कि शब्दों का ज्ञान करवाना और वाक्यों को किस प्रकार से हम बनाते हैं, उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है, इसका भी ज्ञान करवाना होता है। इसके अलावा बालकों को शब्द रूप, धातु रूप आदि का ज्ञान करवाना, यानी कि शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान करवाना। क्योंकि संस्कृत की विशेष रूप से हम बात करें तो शब्द रूप और धातु रूप के बिना संस्कृत में हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा बालकों में तर्क एवं चिंतन शक्ति को विकसित करना, ये भी एक हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा बालकों में भाषा के जो मूलभूत कौशल हैं उन कौशलों को विकसित करना। तो आपको पता है कि मूलभूत कौशल जो हैं दोस्तों 4 होते हैं। तो आप ये ऐसे समझिए कि 4 मूलभूत कौशल होते हैं, उनको हम सुबोपली के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऐसे समझ सकते हो। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, तो ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, आगे जब कौशल का टॉपिक आएगा तो इसमें हम विस्तृत जानकारी आपको इसमें देंगे, अलग अलग कौशल की विशेष रूप से हम बात करेंगे वहाँ पर। अभी फिलहाल में आपको उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, तो उद्देश्यों में आपको ध्यान में रखना है कि मूलभूत जो कौशल हैं उनको विकसित करना भी एक प्रकार का हमारा उद्देश्य होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे उद्देश्य, ठीक है। अब बात आती है कि व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं और इन विधियों को कितनी जगह डिवाइड किया जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं दोस्तों, उन विधियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है बच्चों। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक होती है प्राचीन विधियां और दूसरी होती हैं अर्वाचीन विधियां। अर्वाचीन विधियों का मतलब यहां पर दोस्तों आधुनिक विधियों से है, या फिर आप समझ सकते हैं नवीन विधियां, ठीक है। तो 2 प्रकार से इनका डिवाइडेशन होता है। हम एक एक के बारे में आपको बताएंगे। इसमें कुछ नाम आपको हम बता देते हैं। जैसे कि प्राचीन विधियों की हम बात करें तो प्राचीन विधियों में जैसे कि आगमन विधि है, निगमन विधि है और सूत्र या कंठस्थीकरण विधि है, पारायण विधि है, ठीक है, अन्वय व्यतिरेक विधि है, व्याख्या विधि है, ये सारी की सारी प्राचीन विधियों में आती हैं दोस्तों। और अर्वाचीन विधि की हम बात करें, जैसे कि नवीन विधियों में बात करें हैं तो आगमन निगमन विधि है, सहयोग विधि है या पाठ्य पुस्तक विधि है, ठीक है। तो ऐसे और भी कई विधियां हैं, ये हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं अभी। अब दोस्तों हम इसमें एक एक विधियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक एक विधियों की इसमें हम व्याख्या के सहित आपको बताएंगे, कंप्लीट इसमें पूरी जानकारी आपको हम इसमें देंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जो विधियों की बात कर रहे हैं तो इसमें हम प्राचीन विधियों को हम सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद में अर्वाचीन विधियों की हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राचीन विधियों में नाम आता है सूत्र विधि, ठीक है। सूत्र विधि को हम कंठस्थीकरण विधि भी कहते हैं दोस्तों, या प्राचीनतम विधि भी इसको हम कहते हैं, या पांडित्य विधि भी इसको हम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपका सवाल आता है कि सूत्र विधि किसे कहते हैं या फिर सूत्र विधि किस से संबंधित है, तो आपको व्याकरण शिक्षण विधि संबंधित है। सूत्र विधि क्या होती है इसमें आपको बता ही देंगे। सूत्र विधि के अन्य नाम क्या क्या हैं? कंठस्थीकरण विधि है, प्राचीनतम विधि और पांडित्य विधि, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें से कोई भी किसी प्रकार से प्रश्न आपके आ सकता है, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि ये क्या है, तो आपको बता देते हैं कि प्राचीनतम विधि है ये, और नियमों को सूत्र के रूप में कंठस्थ करना होता है इस विधि में।
तो आपको नाम से पता लग रहा है सूत्र विधि। तो सूत्र विधि का मतलब हो गया इसमें सूत्रों को याद किया जाता है, सूत्रों के आधार पर इसमें सब आपको व्याकरण समझाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नियमों को सूत्र के रूप में कंठस्थ करना होता है। परंपरागत विधि है, यह एक प्राचीन प्रणाली है जिसमें सामान्य से विशेष के प्रति शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। ठीक है ना। और व्याकरण नियमों को सूत्र के रूप में बता करके इसमें इनको कंठस्थ करवाया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें मुख्य रूप से बात याद रखनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल से आपको समझना नहीं है, इसमें केवल सिंपल सा ये समझना है कि सूत्र विधि में मुख्य रूप से सूत्रों पर जोर दिया जाता है, यानी कि सूत्रों को, नियमों को सूत्र के रूप में कंठस्थ करना होता है। जैसे कि आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, उसके अंदर आपके कुल मिलाकर के सूत्र ही होते हैं। जैसे अष्टाध्यायी है तो उसमें सूत्र है, तो हम सूत्र के आधार पर ही हम उसको समझ पाते हैं और इसमें सूत्र के हिसाब से ही सब कुछ उसमें समझाया गया है। अब आप सूत्र की बात करें तो दोस्तों सूत्र जो है 6 प्रकार के संस्कृत के अंदर हम जानते हैं। तो जिसमें आपने देखा होगा सूत्रों की 6 प्रकार कौन कौन से, एक श्लोक इसमें चलता है, उसके माध्यम से हम इसको जानते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। मतलब संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र और नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्रम, ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं दोस्तों। इनमें डिटेल से अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये विधि समझ में आगे होगी। सूत्र विधि को कंठस्थीकरण विधि या प्राचीनतम विधि या पांडित्य विधि कहते हैं। चलिए दोस्तों दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि है हमारी पारायण विधि। पारायण विधि क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पारायण विधि का मतलब होता है बच्चों वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना पारायण होता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी कि वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना पारायण कहलाता है। पाणिनि के समय में यह प्रचलित थी विधि, तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें होता क्या है, इसमें संहिता पाठ, पद पाठ एवं क्रम पाठ को ही पारायण कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। और जो नियमानुसार पारायण करने वाला व्यक्ति होता है उसको पारायणिक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पारायणिक कहते हैं। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के इसमें पारायण किया जाता है, यानी संहिता, पद, क्रम, जटा, विकृति पाठों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो होता है वो क्या कहलाता है, पारायण कहलाता है। तो ये पारायण विधि आपकी हो गई। तो कुल मिला के इसमें एक ही बात याद रखनी है कि वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना पारायण होता है। तो ये पारायण विधि हम व्याकरण में इसको काम में लेते हैं, ठीक है ना। कंठस्थीकरण व रटने पर बल इस विधि में दिया जाता है और प्राप्त ज्ञान का संरक्षण आगामी वंश परंपरा के लिए किया जाता था। आवश्यकता व क्रम के सिद्धांत का अनुपालन होता है। यह विधि अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है, यह मनोविज्ञान के आधार पर विधि नहीं मानी जाती है, बल्कि यह अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। तो कुल मिला के पारायण विधि आपको याद रखना है, व्याकरण से संबंधित विधि है। और पारायण विधि में आपको याद रखना है वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना पारायण होता है, ऐसे आपको समझना है। तो पारायण विधि हो गई, इससे पहले सूत्र विधि हो गई। अब तीसरी विधि की हम बात करते हैं, जो इसमें है आपकी आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी विधि कौन सी है, आगमन विधि है। आगमन विधि क्या होती है, बहुत ही सिंपल विधि है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। आगमन विधि को हम अनुगमन विधि भी कहते हैं और इसके अलावा इस विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं और इसको हम तार्किक विधि भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आगमन विधि में सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि इस विधि के अंदर सबसे पहले उदाहरण को दिखा करके नियम की ओर हम जाते हैं, यानी एक उदाहरण प्रदर्शनेन नियमम प्रति, इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण इसमें किया जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं पतंजलि जी को माना जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने महाभाष्य में किया था। बिल्कुल सही। तो महाभाष्य के अंदर इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है पतंजलि जी के द्वारा, इसलिए प्रवर्तक भी उन्हीं को माना जाता है। अभ्यास के लिए अनेक उदाहरण देकर के जब हम छात्रों से नियम निकलवाते हैं तो विशेष से सामान्य की ओर या फिर प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर अध्ययन जो होता है वो भी इसी पर आधारित होता है।
तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें एकदम अच्छे से जो बात समझनी है वो ये है कि इस विधि के अंदर सबसे पहले बालकों को उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में नियम की कल्पना की जाती है। जैसे मान लो बच्चों को हम संधि पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे पहले संधि के उदाहरणों को हम चर्चा करेंगे, उदाहरणों के विषय में हम बताएंगे बच्चों को, ना कि डायरेक्ट हम सूत्र इत्यादि के विषय में नहीं बताएंगे, नियम के बारे में हम नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले उदाहरणों से हम चलेंगे और फिर नियम की तरफ चलते हैं। यह है आगमन विधि, ठीक है ना। अब आगमन विधि तो ये हो गई। इसके अलावा इसमें और एक दो चीज याद रखनी है आपको कि यह एक छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि छात्र इसमें सक्रिय रहता है, ठीक है। शिक्षक एवं छात्र की अंतःक्रिया द्वारा अधिगम इसमें होता है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है इसमें। और इसमें कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का अनुसरण इसमें किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें हम इसी से जुड़ी हुई और जस्ट इसकी उल्टी जो विधि होती है, बिल्कुल विपरीत विधि मानी जाती है, वो होती है निगमन विधि। तो ये तो दोस्तों आगमन विधि हो गई। तो आगमन विधि में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले उसमें हम किससे स्टार्ट करते हैं, उदाहरण से, और फिर हम नियम की कल्पना करते हैं। अब हमारी जो अगली विधि रहेगी वो है निगमन विधि। तो बच्चों निगमन विधि जो है, निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि के अंदर सबसे पहले नियम की कल्पना होती है, यानी कि पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद में उदाहरणों को बताया जाता है। तो इसके प्रवर्तक पाणिनि जी को माना जाता है। किसको? पाणिनि जी को माना जाता है। तो इसमें आपको विशेष बात क्या याद रखनी है, इसमें सबसे पहले नियम को बताते हैं, उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो आप निगमन में निगमन से याद रख सकते हो, निगमन में नी आ रहा है तो नी से नियम याद रख सकते हो। इस प्रकार आप इसको मतलब अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं दोनों को। तो निगमन विधि में सर्वप्रथम शिक्षक जो है वो नियम प्रस्तुत करके उदाहरण देता है, बाद में उन नियमों को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर देता है, ठीक है ना। यही इसमें विशेष होता है। सबसे प्राचीन व परंपरागत विधि मानी जाती है, समय और परिश्रम इसमें कम लगता है, ठीक है। तो ये हमारी विधियां होती हैं। उच्च कक्षाओं हेतु ये विधि विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट यदि सूत्र की बात हम छोटी कक्षाओं में करते हैं तो वहां पर ये विधि काम नहीं कर पाती है और उतना इससे लाभ हमें मिलेगा जितना कि हमें मिलना चाहिए। इसीलिए इस विधि को उच्च कक्षाओं के लिए भी उपयोगी माना जाता है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है, अतः इस विधि को भी अमनोवैज्ञानिक विधि मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि छात्र इसमें निष्क्रिय रहता है, पूरी तरीक़ा से सक्रिय नहीं रहता है, क्योंकि इसमें शिक्षक जो होता है वो नियम को बताता जाता है, उसके बाद में ही उदाहरण इसमें प्रस्तुत करता है। तो ये हमारी दो विधि, आगमन विधि हुई और एक निगमन विधि हुई। दोनों में आपको समानता पता लग गई होगी। आगमन विधि में पहले उदाहरण को बताते हैं, उसके बाद में नियम बताते हैं, और निगमन में पहले नियम बताते हैं और फिर बाद में उदाहरण बताते हैं। तो ये एक सिंपल सा इसमें आपका अंतर स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो निगमन विधि होती है, उस निगमन विधि के कुछ निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं जो इसमें काम करते हैं। उन शिक्षण सूत्रों को भी इसमें आपको ध्यान में रखना है, जैसे नियमात उदाहरणम प्रति, ठीक है। इसके अलावा सामान्यात विशिष्टम प्रति, इसके अलावा प्रमाणात प्रत्यक्षम प्रति, अज्ञातात ज्ञातम प्रति, अमूर्तात मूर्तम प्रति, ठीक है, और सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जो जितने भी नियम हमने बताए हैं, ये शिक्षण सूत्र जो बताए हैं, ये सारे के सारे आग में निगमन विधि जो है इसमें अनुसरण होता है इन सब का। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार सवाल आ जाता है कि निगमन विधि में किस किस सूत्र का अनुसरण किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी हो गई अब विधि की हमने बात की थी अभी, तो जिसमें हमने देख ली अभी सूत्र विधि, आगमन विधि, पारायण विधि, निगमन विधि, ठीक है। तो ये विधियां हुई। अब इसी के साथ में हम एक दो विधि और आपको बता देते हैं। इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं तो वो विधि आप देखेंगे तो इसमें एक विधि आती है व्याख्या। इसी में अगली विधि आती है हमारे दोस्तों व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि में क्या होता है बच्चों, आप समझ गए होंगे, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि व्याख्या विधि में व्याख्या होगी, तो इसमें व्याख्या के द्वारा व्याकरण को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब व्याख्या इसमें जैसे सूत्र है तो सूत्र की व्याख्या होती है, जिसमें आपकी वृत्ति होती है। वृत्ति को हम अलग अलग उसके विच्छेद करके और उसका पदच्छेद करके उसको हम अर्थ अलग अलग बताते हैं, कंप्लीट उसकी पूरी हम व्याख्या करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो है भाव स्पष्ट करना,
ठीक है। और काठिन्य का निवारण करना, अर्थ विस्तार और स्पष्ट प्रतिपत्ति करना, इसका ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो इसमें बहुत विशेष बात नहीं है, इसमें आपको याद रखना है कि व्याख्या विधि के अंदर व्याख्या के द्वारा व्याकरण को समझाना होता है, व्याकरण को पढ़ाया जाता है। जैसे हम इसमें क्या होता है, व्याकरण शिक्षण के अंदर इसमें कुछ हमारा नियम रहता है। जैसे किसी भी सूत्र की हम व्याख्या करते हैं तो इसमें क्या होता है, सूत्र के लिए स्पष्टीकरण के लिए व्याख्या जो की हम आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से हम या कैसे सूत्र की व्याख्या की जाती है, उसमें कुछ इसके चरण हैं, उसके पद हैं। जैसे कि सबसे पहले पदच्छेद किया जाता है, उसके बाद में पदार्थोक्ति होती है, यानी कि पदों के अर्थ का कथन होता है, ठीक है। उसके बाद में विग्रह करना होता है, उसके बाद में वाक्य योजना होती है, यानी कि अर्थ के अनुसार वाक्य के पदों की योजना करना होता है। उसके बाद में आक्षेप का मतलब शंका कोई भी उसमें हो या कोई तर्क वितर्क की बात हो, वो इसमें होती है। इसके बाद में आपका लास्ट समाधान होता है। तो वहाँ पर जो भी समस्या होती है या शंका होती है, ठीक है ना, उसका निवारण वहाँ हो जाता है। इस प्रकार से व्याख्या इसमें होती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी जो आपको यहाँ पर हमने समझा दी है। तो ऐसे करके आपकी व्याख्या विधि हो जाती है दोस्तों। तो व्याख्या विधि में व्याख्या के द्वारा व्याकरण को पढ़ाना होता है, ऐसे आपको समझना है। आप सूत्र के माध्यम से भी ये 6 जो हमने अभी बताए हैं आपको चरण, इनको याद रख सकते हो। पदच्छेदा पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपो अथ समाधानम व्याख्यानम षडविधम स्मृतम। तो ये 6 आपके पद हैं, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधान, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगली विधि की बात करेंगे। तो ये तो हो गई यहाँ तक की विधि हमारी। अब अगली जो विधि आएगी वो है हमारी बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट विधि है अव्याकृति विधि, ठीक है। अव्याकृति विधि या इसका दूसरा नाम भाषा संसर्ग विधि है बच्चों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि भाषा संसर्ग विधि किस से संबंधित है। तो व्याकरण शिक्षण से संबंधित है भाषा संसर्ग विधि। इसका दूसरा नाम अव्याकृति विधि भी इसको हम कहते हैं। इसमें होता क्या है वो आपको समझना है, इसमें किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाता है वो आपको समझना है। इसमें शिक्षण के साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान करवाना होता है, यानी कि पृथक रूप से व्याकरण का ज्ञान इसमें नहीं करवाया जाता है, बल्कि आप जो भी शिक्षण करवा रहे हैं उसी के साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। ये इसके अंदर होता है, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाषा ज्ञान के साथ साथ में अभ्यास द्वारा अनौपचारिक ढंग से व्याकरण शिक्षण करके व्याकरण का ज्ञान इसमें दिया जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाषा सीखने के बाद में बौद्धिक विकास हेतु व्याकरण एक सामग्री है। जैसे कि बालक व्याकरण के औपचारिक शिक्षण के बिना मातृभाषा सीखता है ना, उसी प्रकार मातृभाषा का ज्ञान व्याकरण के औपचारिक अध्ययन के बिना सीखे। यही है कहने का मतलब है कि जब उसको हम भाषा का ज्ञान करवा रहे हैं तो वहाँ पर उसको व्याकरण नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि उसको बीच बीच में शिक्षण के साथ साथ में ही व्याकरण का ज्ञान वहाँ करवा देते हैं। यानी इस विधि में पृथक व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको समझना सीधा सीधा सा मतलब। इसमें भी संभाषण द्वारा व्याकरण ज्ञान दिया जाता है, ऐसे आप समझ लो। जैसे बच्चों को हम संभाषण सिखा रहे हैं, बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं, जैसे कि रामः गृहं गच्छति, अब ये वाक्य आ जाता है। तो इसी के अंदर शिक्षण करवाते करवाते इसी में हम ज्ञान दे देंगे उसको कि ये पुरुष है, इसमें ये विभक्ति है आपकी, और इसके अंदर ये आपका धातु है। ऐसे हम उसमें बता देंगे आपको पुरुष के बारे में, धातु के बारे में, अलग अलग शब्द रूपों के बारे में, सारा कुछ उसमें हम बता देंगे उसको। तो ये आपका क्या हो गया, संभाषण के द्वारा व्याकरण ज्ञान दिया जाना। तो ये है आपकी अव्याकृति, और इसी को हम कहते हैं भाषा संसर्ग विधि। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक नहीं कई बार एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में अगली विधि है हमारी जो कि ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अन्वय व्यतिरेक विधि। ये संस्कृत व्याकरण में विधि है, अन्वय व्यतिरेक विधि है एक। तो अन्वय व्यतिरेक विधि में नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें अन्वय व्यतिरेक में होता क्या है, प्रकृति और प्रत्यय को स्पष्ट करना होता है बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि प्रकृति का मतलब यहाँ पर होता है मूल शब्द से होता है, ठीक है। जैसे कोई भी धातु है आपकी, जैसे कि मान लो पठती है। अब पठती के अंदर हम देखेंगे इसका अन्वय मतलब प्रकृति अलग अलग करेंगे, इसका प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें मूल शब्द क्या है, मूल धातु क्या है, उसको अलग करेंगे, और उसमें प्रत्यादि क्या जुड़ा हुआ है उसको अलग करेंगे।
ठीक है। तो ऐसे करके इसमें हम अन्वय व्यतिरेक में ये बताते हैं अलग अलग बच्चों को प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से। तो प्रकृति का मतलब मूल शब्द होता है और व्यतिरेक का अर्थ यहाँ पर प्रत्यादि से होता है। जो भी प्रत्यादि लगते हैं धातु के अंदर वो इससे मतलब इसमें होता है। जैसे कि राम शब्द है तो रामः शब्द का उच्चारण करने पर राम के साथ जुड़े हुए सु प्रत्यय का भी आभास जो है वो स्वतः ही हो जाता है। ठीक है। जैसे पठती है तो पठती में भी यहाँ पर आपका जो तिप है वो तिप लगा हुआ है, पठती तिप लगा हुआ है, तिप तस जी। ऐसे आपका रामः जो है वहाँ पर सु और जस में से सु लगा हुआ है तो इसका भी आवास वहाँ पर स्वतः ही हो जाता है। तो ये अन्वय व्यतिरेक विधि है। अन्वय व्यतिरेक विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकृति और प्रत्यय को स्पष्ट करते हैं अलग अलग। ठीक है। तो ये हमारी विधि हो गई दोस्तों। अब इसी के अंदर एक विधि और होती है अनौपचारिक विधि। ठीक है। अनौपचारिक विधि एकदम सिंपल सी है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अनौपचारिक विधि का मतलब होता है कि यह भाषा संसर्ग विधि का ही एक प्रकार से रूप है। ठीक है। इसमें क्या होता है, व्याकरण नियमों सूत्रों व औपचारिक अध्ययन बिना व्याकरण का ज्ञान होता है इसमें। यानी कि ऐसे समझ लो आप बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, जैसे संभाषण शिविरों के द्वारा, ठीक है, तथा चतुर्विध कौशलों का विकास करना अनौपचारिक विधि का ही रूप है। यानी कि जैसे आपने देखा अभी बहुत सारी जगह संस्कृत, जैसे संस्कृत भारती है, मतलब अलग अलग सभी जगह पर अलग अलग व्यवस्था की हुई है। वहाँ पर संभाषण शिविर लगाए जाते हैं तो वहाँ पर सभी सामान्य लोगों को भी संस्कृत का संभाषण सिखाया जाता है, कैसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, ये चीज़ सिखाई जाती है। तो ये जो विधि मानी जाती है ये अनौपचारिक विधि है। ठीक है ना, औपचारिक रूप से नहीं होता है सब कुछ, उसमें अनौपचारिक रूप से होता है। तो अनौपचारिक विधि हो गई वो। तो ऐसे करके हमारी विधियों में हमने बात की थी अभी, सूत्र विधि है, पारायण विधि, आगमन निगमन व्याख्या व्याकृति, ठीक है, इन विधियों की बात की थी। एक विधि और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर आती है आपकी व्याकरणानुवाद विधि। ठीक है दोस्तों, इसको भी एक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना। व्याकरणानुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है, ये सवाल एक नहीं कई बार आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्याकरणानुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि है बच्चों। क्या विधि है, भंडारकर विधि इसी को कहते हैं। और इसके प्रवर्तक जो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को माना जाता है। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके प्रवर्तक हैं। तो नाम याद रखना है, व्याकरण अनुवाद विधि, इसी का दूसरा नाम भंडारकर विधि है। इसमें विशेष रूप से सरल व्याकरण और अनुवाद पर इसमें जोर दिया जाता है। कुल मिला के अनुवाद पर जोर दिया जाता है। ऐसे आपने अनुवाद की कई किताबें भी पढ़ी होंगी, तो अनुवाद पर जोर इसमें देते हैं मुख्य रूप से, ये आपको समझना है इसमें। तो ये तो हमने बात की थी दोस्तों अभी प्राचीन विधियों की। तो ये तो हमारी प्राचीन विधियाँ हो गई सारी की सारी। तो अभी हमने देखी थी प्राचीन विधियाँ। अब इसमें हम आगे बात करेंगे आधुनिक विधियों की, यानी कि जो नवीन विधियाँ हैं कुछ, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें कुछ एक आध विधियाँ हैं, उनको हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो समझी थी वो इम्पोर्टेंट विधियाँ थी बच्चों सारी की सारी, उनको हमने बताया आपको प्राचीन विधियों के बारे में। प्राचीन विधियाँ थी सारी की सारी। तो ये तो अभी हमने जो देखी थी वो सारी प्राचीन विधियाँ थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक विधियों की। तो आधुनिक विधियों में सबसे पहला आपको हम समझा रहे हैं आगमन निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने आगमन भी पढ़ लिया और निगमन भी पढ़ लिया, लेकिन अब दोनों मिक्स हो गई तो आधुनिक विधि में इसको हम काम में लेते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं, आगमन निगमन विधि हो जाती है। तो इसमें विशेष बात नहीं है, इस विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि भी माना जाता है। आगमन और निगमन जो है ये आपका दोनों को मिला करके बनती है विधि, ये कोई अलग से विशेष विधि नहीं है। तो इसमें आपको पहले से हमने बता दिया कि आगमन विधि में पहले नियम से आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और फिर नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, किसमें, निगमन में। तो ये दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया इसमें। व्याकरण ज्ञान स्थायी व रोचक होता है। ठीक है, छात्र बिना रटे स्वयं समझता है, ये आगमन विधि में होता है। और इसको हम मनोवैज्ञानिक विधि भी मानते हैं क्योंकि इसमें समवाय विधि का सारा लिया जाता है। व्याकरण शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के इसमें हम दोनों विधियों को मिला देते हैं, यानी कि उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण, ये दोनों ही साथ में चलते हैं और सबसे ज़्यादा हम इनका प्रयोग करते भी हैं व्याकरण के अंदर। जैसे कोई भी आपने टॉपिक समझाया तो बच्चों को आप पहले नियम बता रहे हैं, फिर उदाहरण बता रहे हैं, या फिर कई बार उदाहरण से हम नियम की तरफ चल जाते हैं। तो ये दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब अगली विधि है हमारी, वो है पाठ्यपुस्तक विधि। तो पाठ्यपुस्तक विधि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा कोई खास इसमें नहीं है। पाठ्यपुस्तक विधि में आपको पता लग रहा है कि पाठ्यपुस्तक की सहायता से हम इसमें पढ़ाते हैं, यानी पाठ्यपुस्तक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षण हम करवाते हैं व्याकरण का।
प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग पुस्तकों का यहाँ पर अध्ययन करवाया जाता है। जो पुस्तक निश्चित रहती है जिस कक्षा के लिए, उसी कक्षा में हम उसको करवाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमारी जो पाठ्य पुस्तक विधि में पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक की सहायता से हम व्याकरण बच्चों को सिखाते हैं। इसमें सूत्र, नियम, उदाहरण और अभ्यास के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं बच्चों को, ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो कोई इसमें खास बात नहीं है, जो बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, पुस्तक के माध्यम से आपको पता है कि जैसे 6वीं क्लास है, 7वीं क्लास है, 8वीं है, 9वीं है और अलग अलग जो कक्षाएं हैं, उन सभी में हम पुस्तक की सहायता से जो बच्चों को हम व्याकरण का शिक्षण करवाते हैं, तो वो हम पाठ्य पुस्तक विधि पर आधारित हम करवाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो एक विधि है समवाय विधि। ये भी कई बार आ चुकी है, समवाय विधि, जिसको हम सहयोग विधि भी कहते हैं या फिर संयुक्त विधि भी कहते हैं। अब समवाय विधि में क्या होता है बच्चों, वो समझिए आप। समवाय विधि का मतलब होता है कि जिसके अंदर मान लो आपका काव्य शिक्षण, साहित्य, रचना शिक्षण के साथ ही इसमें आवश्यकता के अनुसार व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है, यानी साथ साथ में सहयोग विधि, संयुक्त विधि जिसको हम कह रहे हैं। तो साथ साथ में इसमें आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, हम व्याकरण शिक्षण करवा देते हैं। यानी कि पाठ्यपुस्तक पठन व अनुवाद समय ही, जैसे आपने पाठ्यपुस्तक का पठन किया या अनुवाद के समय पर हम क्या करते हैं, व्याकरण शिक्षण, अलग से शिक्षण नहीं, प्रसंग बस व्याकरण शिक्षण करवा देते हैं। यानी कोई मान लो प्रसंग आ गया, कोई भी टॉपिक चल रहा है, उस बीच में यदि कोई ऐसा बिंदु आ जाता है तो हम उस समय क्या करते हैं, उसमें हम उसको बता देते हैं। आगमन निगमन की ही पोषक विधि है, कोई विशेष नहीं है, उसी से जुड़ी हुई विधि है ये। तो व्याकरण का गौण रूप से शिक्षण करवाया जाता है। कुल मिला के ये है, हम पढ़ा तो पद्य रहे हैं लेकिन उसी के अंदर हम व्याकरण भी बता रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो एक प्रकार से वहाँ पर हम सहयोग विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो व्याकरण का गौण रूप से वहाँ शिक्षण करवाया जा रहा है। तो ये हमारी समवाय विधि हो जाती है, ठीक है ना, बहुत कोई इसमें विशेष नहीं है। इसके बाद में अगली विधि है समस्या समाधान विधि। दोस्तों समस्या समाधान विधि आप समझ गए होंगे, इसमें समस्या होती है कोई भी और उसका हम समाधान खोजते हैं। तो समस्या की उत्पत्ति और पृथक्करण और समस्या का सीमांकन, यानी कि इसमें कुछ हमारे सोपान होते हैं, जैसे कि सबसे पहले समस्या की उत्पत्ति, ठीक है, उसके बाद में समस्या अन्वेषण की प्रक्रिया होती है। जब समस्या की हमारे सामने उत्पत्ति हो जाती है तभी तो हम समस्या का अन्वेषण करेंगे, जब तक हमारे सामने समस्या नहीं आएगी तो हम खोजेंगे क्या। तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में हम समस्या का अन्वेषण करते हैं, उसके बाद में परिकल्पना का निर्माण करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं कि इस समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है, ऐसा करने पर ये हो सकता है, इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद में समाधान या निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समस्या समाधान विधि के अंदर हम इस प्रकार से व्याकरण शिक्षण करवाते हैं। एक विधि और आपको समझनी है, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रवर्तक हैं। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी हम कह सकते हैं। ये विज्ञान के अंदर मुख्य रूप से चलती है विधि। यह विधि सीखो के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि कोई मतलब सीखना, अन्वेषण करना, नया कुछ खोजना, इस पर आधारित ये विधि है। इसमें अन्वेषण किया जाता है, खोजा जाता है, इसी पर आधारित ये विधि आपकी है। तो इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। तो इसमें छात्र स्वयं ही तत्वों को खोज करके समझता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि वे स्वयं अन्वेषण करके खोजते हैं, ठीक है ना। उनको कुछ बता देते हैं छात्रों को, ठीक है, और उसके बाद में वो बच्चे क्या करते हैं, स्वयं ही खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं उस चीज़ का। तो ये आपकी ह्यूरिस्टिक विधि हो गई, अन्वेषण विधि भी इसको हम कहते हैं। तो ऐसे करके हमने अभी देखी थी कि जो संस्कृत व्याकरण की जो विधियां थीं, उनकी विधियों को हमने दो जगह बांटा था, एक तो प्राचीन विधियां, एक अर्वाचीन विधियां। दो प्रकार की विधियों में हमने विभक्त करके और हमने उसको समझा था। तो ये तो अभी हम सारी विधियां हो गई आपकी, 10-12 विधियों की हमने बात की थी। अच्छा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आपको बताएंगे कि जो आपकी संस्कृत का व्याकरण जो शिक्षण हमने करवाया अभी, तो अब ये तो हमारा शिक्षण हो गया किस प्रकार से हम करवाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको बतानी है बच्चों, वो ये है कि व्याकरण पाठ योजना जो बनाते हैं उसके कौन कौन से सोपान होते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। तो जैसे कि आपने BSTC में या B.Ed में कहीं भी जहाँ भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहाँ पर हमने व्याकरण का शिक्षण जब करवाया होगा तो उसमें आपने पाठ योजना बनाई होगी, उसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, बस उसी की हम बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें आपको बता देते हैं कि सोपानों के अंदर क्या क्या आएगा। तो बहुत कोई विशेष बात नहीं है। सबसे पहले इसमें आपको पता है प्रारंभिक बिंदु, उसके बाद में उद्देश्य, आपके सामान्य विशिष्ट दोनों ही प्रकार के उद्देश्य आ जाते हैं। उसके बाद में आपके सहायक सामग्री इसमें होती है,
ठीक है। सहायक सामग्री होती है तो उसमें सहायक सामग्री में जो होता है वो आ जाता है। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान इसमें आपका बिंदु रहता है। उसके बाद में है प्रस्तावना का बिंदु रहता है, ठीक है। प्रस्तावना का बिंदु रहता है। अब प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो ज्ञान हम बच्चों को देने वाले हैं वो उसको पुराने ज्ञान से उसको हम जोड़ करके नए ज्ञान पर लाना होता है, मुख्य रूप से यही बात है। क्योंकि हम प्रस्तावना के प्रश्न करते हैं तो हम उसमें लास्ट में अंतिम प्रश्न ऐसा करते हैं जो कि जो हम बच्चों को नया कुछ सिखाने वाले हैं उससे हम उसको संबंधित कर देते, कहते हैं ना समस्यात्मक प्रश्न, उसको हम समस्यात्मक प्रश्न के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना के बाद में क्या होता है, उसका उद्देश्य कथन होता है, ठीक है। उद्देश्य कथन में अध्यापक पाठ्यवस्तु की सूचना प्रदान करता है कि आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे, आज हम समास के विषय में समझेंगे, ये होता है। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण या फिर आप समझ लो विषय का उपस्थापन होता है, यानी कि विषय को हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। प्रस्तुतिकरण के बाद में श्यामपट्ट सार होता है। श्यामपट्ट सार आप समझ गए, शिक्षक सारणी द्वारा सभी उदाहरणों को पुनः लिख देता है। उसके बाद में सामान्यीकरण होता है, फिर हम सामान्यीकरण कर देते हैं उसका। उसके बाद में नियमीकरण होता है, फिर हम एक नियम पर पहुंचते हैं। उसके बाद में पुनरावृत्ति होती है और उसके बाद में प्रयोग, अभ्यास या मूल्यांकन हम करते हैं बच्चों का। नियम अनुसार उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करवाते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और अंतिम बिंदु हमारा होता है गृह कार्य। हम बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं, यानी कि विषय से संबंधित गृह कार्य दिया जाता है जो नियमों को स्थायित्व प्रदान कर सके, ऐसा हम उसमें गृह कार्य दे देते हैं। कक्षा के अनुसार बच्चों के हिसाब से सारा कुछ देख करके हम गृह कार्य बच्चों को देते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों आज का व्याकरण शिक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इसमें देने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। तो इसमें जो भी प्रश्न आपके बनेंगे हम आगे जैसे ही शिक्षण विधियाँ ये पूरी हो जाएंगी उसके बाद में हम आपको एक पेपर आपके लिए अपलोड करेंगे। पेपर आप सॉल्व करेंगे, इससे आपका मूल्यांकन स्वयं का हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। वो सारे के सारे प्रश्न आपके संस्कृत भाषा के अंदर ही होंगे। अभी तो हमने समझाने की दृष्टि से आपको हिंदी का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया है, तो हिंदी का प्रयोग किया है विशेष रूप से इसमें। तो आपने अच्छे से सुना होगा, गौर से सुना होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी समय समय पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।